वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का राजस्थान सामान्य ज्ञान की आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 का राजस्थान अध्ययन का तीसरा पार्ट जिसका नाम है दोस्तों इतिहास जानने के स्रोत को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपने पहला दूसरा पार्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर देख लेना। बहुत ही सही ढंग से पढ़ा रखा हूं। ठीक है, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों यहां से एग्जाम में 100% एक या दो प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए, या फिर आप चाहे आप आरपीएससी या आरएसएसएमबी किसी भी राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए पार्ट 3 की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत। हम किन किन तरीकों से इतिहास को जान सकते हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। यानी कि इतिहास को तो हम किसी भी तरीके से जान सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत के रूप में और दूसरा है साहित्यिक स्रोत के रूप में। अब पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, जिसमें हम अभिलेख के बारे में, ठीक है, और बर्तन, कलाकृति, स्मारक आदि के बारे में हम जानते हैं, उनसे जुड़ी हुई बातों को जानते हैं, उनको हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, और साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? साहित्यिक स्रोत वे होते हैं जिनसे हमें किसी मान लीजिए कोई साहित्य है, कोई ग्रंथ है, ठीक है, कोई पंद है, उससे हमें जो इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उसको हम साहित्यिक स्रोत के रूप में रखते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत से संबंधित अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत से संबंधित। ठीक है, कि पुरातात्विक स्रोत से हम किस तरह से इतिहास को जान सकते हैं। तो चलिए पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो प्राचीन काल के वे अवशेष जिनमें हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। इनमें तत्कालिक जीवन को समझाया जा सकता है। ठीक है, प्राचीन काल के वे अवशेष जिनमें हमें स्थान या फिर किसी घटना के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ठीक है, इनमें तत्कालिक जीवन को समझा जा सकता है अच्छे ढंग से। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख आते हैं, मुद्रा आती है, स्मारक, बर्तन, कलाकृति, ताम्रपत्र आदि सभी को शामिल किया जाता है। यानी कि पुरातात्विक स्रोत के उदाहरण की बात करें तो हम इसमें अभिलेख आते हैं, ठीक है, शिलालेख आते हैं, ठीक है, मुद्रा आती है, स्मारक आते हैं, बर्तन आती है, कलाकृतियां आती है, और ताम्रपत्र जो तांबे का जो पात्र होता है या फिर तांबे का कोई पन्ना होता है, उस पर लिखे गए जो शब्द हैं उसको ताम्रपत्र कहते हैं। ठीक है, ये सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई अभिलेख के बारे में। ठीक है, अब एक एक करके हम बात करेंगे। अभिलेख के बारे में बात करेंगे, मुद्रा के बारे में बात करेंगे, स्मारक, बर्तन, कलाकृति, ताम्रपत्र, इन सभी के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आगे आप भूल जाते हो कि लाइक करना है या नहीं करना, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है दोस्तों, हमारा मोटिवेशन दोगुना हो जाता है, हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने पेश करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभिलेख के बारे में बात करते हैं। तो अभिलेख क्या होता है? अभिलेख का शाब्दिक अर्थ ताम्रपत्र या पत्थर आदि पर लिखा हुआ लेख होता है। ठीक है, अभिलेख का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ताम्रपत्र या पत्थर आदि पर लिखा हुआ लेख को हम क्या कहते हैं? अभिलेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभिलेख हमें शिलालेखों यानी कि जो पत्थर की पट्टिकाओं होती है, ठीक है, पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं यानी कि पत्थर के बड़े बड़े खंड, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, स्तूपों, मठों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। ठीक है, उनको हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको अभिलेख के बारे में जानकारी पसंद आ रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अभिलेख। अभिलेख गंध एवं पंद दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। यानी कि अभिलेख हमें गंध शैली में भी देखने को मिलते हैं और पंद शैली में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, अगर किसी की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। यदि किसी राजा हो गया, महाराजा हो गया, कोई शासक हो गया, ठीक है, उसकी जो प्रशंसा में लिखा गया जो अभिलेख है उसको हम क्या कहते हैं? प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, जैसे राज प्रशस्ति। ठीक है, इसकी जो महाराजा जो राज सिंह थे उनकी प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख को हम क्या कहते हैं? राज प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, ऐसे कुंभा प्रशस्ति यानी कि कई सारी होती है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, किसी की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है, आपको यह बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अभिलेखों से तत्कालिक शासकों तथा उनसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। यह हमें पता है कि अभिलेख से क्या क्या होता है। ठीक है, अभिलेखों से हमें तत्कालिक शासकों तथा उनसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए, और अगर हम बात करें दोस्तों
कि प्रमुख अभिलेखों में नगरी अभिलेख, कसावा का अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नागदा और बरनाला यूप या स्तंभ लेख, सामोली अभिलेख शामिल हैं। ठीक है, अभिलेख की अगर बात करें तो नगरी का अभिलेख, नगरी जो चित्तौड़ का अभिलेख, कसावा का अभिलेख, घटियाला अभिलेख, ठीक है, किराड़ू बाड़मेर का अभिलेख, नागदा का अभिलेख, बरनाला का अभिलेख और सामोली अभिलेख इनमें शामिल होते हैं अभिलेख के अंतर्गत। ठीक है, जो घटियाला अभिलेख से प्रतिहारों के बारे में, बिजोलिया अभिलेख से चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, घटियाला से हमें जो घटियाला का जो अभिलेख है उससे हमें प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है, उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, और बिजोलिया अभिलेख से हमें चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हम अभिलेखों के माध्यम से भी हम इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि स्मारक के जरिए हम किस तरह से इतिहास को जान सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है स्मारक। ठीक है, राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है, यानी कि दुर्ग के रूप में हम इतिहास को जान सकते हैं। इनमें चित्तौड़गढ़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं दोस्तों कि आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग में घूमने जाना है तो आप वहां से किस तरह से इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रखी गई वस्तुएं, उनसे संबंधित जो भी बातें होंगी वो आपको उस दुर्ग में मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप उस दुर्ग में घूमने मात्र से ही आप वहां से बहुत सारी इतिहास से संबंधित जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम स्मारक से भी हम इतिहास को जान सकते हैं, ये इसका मेन मकसद होता है। ठीक है, इसके अलावा भवन हो गया, राजप्रसाद महल, सार्वजनिक महल, स्नानागार, जन साधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक है। ठीक है, हम किसी भी तरीके से जो पुरानी जो बावड़ी हो गई, ठीक है, समाधि हो गई या फिर कोई मंदिर हो गया, ठीक है, कोई घर हो गया पुराना, उससे भी हम इतिहास को जान सकते हैं कि ये कितना पुराना है और ये किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए ये हमें तत्कालिक स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य को चेतना और समृद्धि का ज्ञान करवाते हैं। ठीक है, स्मारक से हम क्या 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 कर सकते हैं, तत्कालिक स्थापत्य कला, यानी कि उस समय की जो कला है वो किस तरह की थी, धार्मिक कितना था वो, ठीक है, और उपासना पद्धति के बारे में और इनके बारे में अपन को जानने को मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मुद्राओं के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि मुद्राओं से हमें किस तरह से इतिहास को जानने का मौका मिलता है। तो मुद्राएं क्या होती है, जिस तरह से पहले सिक्के चलते थे उनको ही क्या कहते हैं, मुद्राएं कहते हैं। आजकल मनी के रूप में जानते हैं इसको, आजकल नोट चलते हैं। ठीक है, सिक्के हालांकि चलते हैं आजकल भी। ठीक है, तो मुद्राओं तथा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। यानी कि किसी के पास सोने के सिक्के थे तो किसी के पास चांदी के, किसी के पास तांबे के सिक्के थे, तो हमें उसके शासन काल के बारे में आसानी से पता चल जाता था। ठीक है, और मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की स्मृति का ज्ञान होता था। यानी कि उस समय हम सिक्कों के जरिए हम इतिहास को जान सकते थे, क्योंकि वहां से अपन को सन, संवत और जो भाषा थी, जो उनकी जो लिखावट थी, उसके बारे में अपन को शुद्धता से हम उसका नाप तोल कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी हम इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है, ये बातें हैं। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति की सूचक भी होती हैं। ठीक है, जो सिक्के होते हैं वो राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे आहड़, रेंट, बैराट, रंगमहल, सांबर, सुखानिया के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों एवं मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि जहां भी अपन को सिक्के प्राप्त हुए हैं वहां से हमें उस जगह के शासक और शासन काल के बारे में जानकारी अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, मुद्राएं जहां से अपन को प्राप्त हुई हैं, तो मुद्राएं भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इतिहास जानने में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बर्तन एवं कलाकृति किस तरह से इतिहास को जानने में अपनी सहायता करती है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बर्तन एवं कलाकृति, चौथे नंबर पर आती है बर्तन एवं कलाकृति। तो मृदभांड क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन कहलाते हैं मृदभांड। ठीक है, और उत्खनन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खुदाई होता है। ठीक है, जो उत्खनन के रूप में जो मृदभांड मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, खुदाई के रूप में मिले हुए मिट्टी के बर्तन। ठीक है, राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृदभांड जैसे प्याले, रफाबिया, धूम्रपात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के काल कौशल की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता जो नीम का थाना सीकर में है, वो ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुरा, जयपुर एवं नौह भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल रंग के
मृदभांड, आहड़ व गिलूंड से प्राप्त प्रशस्तर फलक आदि से कला कौशल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तनों से भी हम इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ताम्रपत्र से किस तरह से हम इतिहास को जान सकते हैं। तो ताम्रपत्र की बात कर लेते हैं। अब तो ताम्रपत्र आता है 5वें नंबर पर। तो तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। ठीक है, दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पात्र भी कहा जाता है। ठीक है, ताम्रपत्र को दान पात्र भी कहा जाता है क्योंकि ये दान पुण्य से संबंधित होते हैं। ठीक है, ताम्रपत्र से हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। तो इस तरह से हम इतिहास को जान सकते हैं ताम्रपत्र के माध्यम से। तो दोस्तों ये हो गया अपना इतिहास को जानने के स्रोत पुरातात्विक रूप से। अब बात कर लेते हैं साहित्यिक रूप से हम किस तरह से इतिहास को जान सकते हैं, उसके बारे में अब बात करते हैं कि साहित्यिक स्रोत क्या क्या है, उससे हम किस तरह से इतिहास को जान सकते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में पुस्तक आ जाती है, ग्रंथ आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। संस्कृत हो गया, हिंदी हो गई, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। ठीक है, तो हम राजस्थान के प्राचीन इतिहास को अगर हम जाने तो वेद, पुराणों, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से भी अपन को सहायता मिलती है राजस्थान के इतिहास को जानने में। ठीक है, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैनक द्वारा पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में चौहानों की उत्पत्ति बताई गई। ठीक है, तो अब देखो बात आ गई 12वीं शताब्दी की। तो 12वीं शताब्दी में जैनक द्वारा पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की गई। उसमें उन्होंने बताया कि चौहान की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो हम इस तरह से भी हमें पता लगा सकते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति किस तरह से हुई। तो हम ये एक इतिहास का पार्ट हो गया। तो हम इतिहास को जान सकते हैं किससे, पृथ्वीराज विजय से। ठीक है, जिसमें बताया गया कि चौहानों की उत्पत्ति इस तरह से हुई है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ रहे कि चौहानों की उत्पत्ति किस ग्रंथ के द्वारा बताई गई है, तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के द्वारा बताई गई है। ये एक महाकाव्य है। ठीक है, और नैनचंद्र सूरी हम्बीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के बारे में अपन को जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं और भी बातें कि उसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभ और विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी भी अपन को उससे नैनचंद सूरी के ग्रंथ से अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, राजस्थानी साहित्य पृथ्वीराज रासो, अंचल दास खिचरी वचनिका, पद्मनाभ कृत, कानड़ देव प्रबंध द्वारा लिखित है। बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खीड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, नैनसिरी ख्यात बांकीदास द्वारा, ठीक है, नैनसिरी ख्यात बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने की जानकारी अपन को प्राप्त होती है। यानी कि हम कुल मिला के ग्रंथों, साहित्यों और पुस्तकों से भी हम पुराने इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है, ये बात आती है। ठीक है, और बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें कि फारसी, उर्दू, तवारियों जिनको इतिहास ग्रंथ कहा जाता है, से भी हमें विशेषता मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, चलिए अब कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखा गया एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा रचनाएं अपने कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित ग्रंथ है। ठीक है, उससे अपन को पश्चिमी राजस्थान की यात्रा और एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान अपने कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित कृत है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बूंदी के महाकाव्य सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर की रचना की थी और कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद की रचना की थी। ये प्रश्न आपको बन सकते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरी शंकर हरिचंद ओझा द्वारा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का इतिहास उल्लेखनीय है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का इतिहास किसके द्वारा उल्लेखनीय है, तो आपको बताना है हीराचंद ओझा के द्वारा। और विश्वेश्वर नाथ द्वारा कौन सा कृत लिखा गया था, तो मारवाड़ राज्य का इतिहास विश्वेश्वर नाथ द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। ये हो गए अपने क्या इतिहास जानने के स्रोत में साहित्यिक स्रोत हो गया और पुरातात्विक स्रोत हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में अभ्यास प्रश्नों की, कि अभ्यास प्रश्नों में किस तरह से अपन के प्रश्न बन सकते हैं, उसके बारे में अब जानकारी लगा लेते हैं। अब अभ्यास प्रश्नों की बात करते हैं कि राजस्थान के इतिहास से संबंधित इतिहास जानने के स्रोत से अपने किन किन तरह से प्रश्न बन सकते हैं, वो इस
अब जानने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि वंश भास्कर, पहला प्रश्न है कि वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको क्या बताना है दोस्तों, वंश भास्कर नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो आपको बताना है। अब ये भी हमने बात की थी, सूर्यमल मिश्रण है। ठीक है, कौन है, सूर्यमल मिश्रण है वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है, आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के जो लेखक हैं वो जैनक है। कौन है, जैनक है। ठीक है, हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है, आपसे पूछ ले हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है, तो आपको क्या बताना है दोस्तों, नैन चंद्र सूरी बताना है हम्मीर महाकाव्य के लेखक। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है, तो कानड़ देव प्रबंध के लेखक आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है दोस्तों, पद्मनाभ बताना है। क्या बताना है, पद्मनाभ अपने कानड़ देव प्रबंध के लेखक है। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से संबंधित। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं पांचवा, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। अब ये भी हमने बात की थी कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक अपने कर्नल जेम्स टोड है। इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और राजस्थान के इतिहास का पिता भी अपने कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। ठीक है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं छठा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। छठा प्रश्न कह रहा है कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है। अब ये भी हमने बात की थी कि किसी की प्रशंसा यानी कि बड़ाई में लिखे गए अभिलेख को हम प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, मृदभांड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृदभांड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन। और प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी अपन को घटियाला अभिलेख से मिलती है, जो अभी हमने बात की थी। ठीक है, चलिए नवा क्वेश्चन है दोस्तों कि वीर विनोद की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो वीर विनोद की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो आपको पता है श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद की रचना की गई थी। ठीक है, चलिए अब बात करें इतिहास जानने के स्रोत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। शुरुआत में हमने बात की ली थी कि 2 भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। तो ऑप्शन नंबर से ए व ब दोनों इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था अपना कक्षा 6 का तीसरा पार्ट जिसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत। ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अभ्यास प्रश्नों के साथ हमने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो पर डटे रहकर इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आपके 2 नंबर निश्चित रूप से पक्के होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी समय एक नए टॉपिक के साथ, कक्षा 6 का चौथे पार्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर राजस्थान जीके ट्रेनिंग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन करके टेलीग्राम से पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड करके इसका बार बार रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत हो रही होगी, इस पर क्लिक करो और वीडियो को देखो और अपना ज्ञान बढ़ाओ। धन्यवाद।